क्या आप भी बाकी सारे स्टूडेंट्स के जैसे एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, या इसके अलावा भी कोई दूसरी बुक हो? बहुत से स्टूडेंट्स या आप भी उनमें से हो सकते हैं जो एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के लिए जो भी चैप्टर की हेडिंग है वहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज की ओर वो जाएंगे और उसे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद में वो आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगी, अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी या कोई भी बुक हो किसी भी सब्जेक्ट की, उसको पढ़ने का जो बेस्ट मेथड होगा, जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, वो आज के फर्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे। और दूसरे पार्ट में नीट के लिए जो एनसीईआरटी की बुक है उसको किस टाइप से आपको यूटिलाइज करना है, उसको किस ढंग से आप पढ़ेंगे कि मैक्सिमम स्कोर आप कर सकें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, और जो साइंटिफिक अप्रोच है वो आज के सेशन में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है बुक्स को पढ़ने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट अपन जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी बुक को पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच जो है वो कौन सी है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है चैप्टर की स्टार्टिंग, जो हेडिंग है, चैप्टर का नेम है, वहां से स्टार्ट करते हैं और जो भी आपके टॉपिक्स है उसको पढ़ते हुए चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है। तरीका अच्छा हो सकता है लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है, सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं है। तो तरीका कौन सा है बेस्ट, इसकी बात कर लेते हैं। आपको फर्स्ट टू लास्ट नहीं जाना, आपको लास्ट टू फर्स्ट आज जाना है, जो भी चैप्टर है वो। और सबसे लास्ट में क्या आता है चैप्टर के, सबसे लास्ट में आता है एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आते हैं सबसे लास्ट में। क्लियर है? अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिना पढ़े हुए क्वेश्चन पे आप जाने की बोल रहे हो, माइंड तो सही है ना सर आपका। तो क्वेश्चंस आपको केवल पढ़ना है, उनको सॉल्व नहीं करना है। जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिस भी बुक के, उनको केवल आपको रीड आउट करना है 2 से 3 बार। ये फर्स्ट स्टेप में आपको करना है बुक को पढ़ने के लिए। दूसरे स्टेप में आपको जाना है फर्स्ट पेज पे, लास्ट पे चलेगा, फर्स्ट पे आपको जाना है। वहां पर आप देखेंगे तो जो टॉपिक से उनके नाम लिख रखे होते हैं साइड में स्टार्टिंग, उनको आपको पढ़ना है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी पैराग्राफ है उसमें बहुत जगह ऐसा होता है हाईलाइटेड पार्ट होता है, डार्क कलर में होता है, डार्क ब्लैक कलर में हाईलाइटेड पार्ट जो होता है, कुछ टर्म्स लिखी होती है, टेबल्स का कंटेंट दे रखा होता है, डायग्राम्स दे रखे होते हैं। थर्ड में आपको उन्हीं को देखना है, जो हाईलाइटेड जो डार्क पार्ट है उनको आपको पढ़ना है, केवल पढ़ना है। यहां समझने की बात नहीं हो रही, एक्सरसाइज से लेकर अभी तक जो मैंने आपको बता रहा हूं मैं, वो केवल आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, उसको समझने की कोशिश नहीं करना। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लिए, टॉपिक्स देख लिया, बीच के जो पार्ट है जिसमें डायग्राम है, टेबल्स है या और भी कोई अदर कंटेंट है, उसको आपको केवल रीड आउट करना है। 5 मिनट का टाइम आपको देना है, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और बीच का जो पार्ट है वो आप केवल सरसरी निगाहों से उसे आप देख लेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद में आपको आना है चैप्टर की हेडिंग पे, और वहां से जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसे आपको पढ़ना है। अब इतनी सारी माथापच्ची क्यों करवाई, सीधा सही आप करवा देते कि चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही वहां से पढ़ना शुरू कर दो। इसीलिए करवाई कि अपना जो माइंड है, ठीक है, आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड। कौन सा माइंड? सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना किसी थॉट के अपना काम करता रहेगा। ठीक है, बिना किसी थॉट का मतलब आपको लिखना है तो ब्रेन से मैसेज आएगा, साथ या ये लिखिए, बोलना है, सारा रेगुलेशन हो रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बिना फोकस, कोई भी फोकस काम नहीं हो रहा है, वो अपने आप से काम कर रहा है। अब जब आपने टर्म केवल पढ़ ली है, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, डायग्राम आपने देख लिए, जब एक्चुअल में उस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो आपने पढ़ा है, केवल जो पढ़ा है वो आएगा वापस से कि हाँ, इसे मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से उस टॉपिक को आप कवर कर पाए। क्लियर है? सीधा आप जाएंगे, नई टॉपिक है तो आपको लगेगा अच्छा ये नया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप पुराना जो मैंने तरीका बताया उस पर आप काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में जो टर्म्स आपके छपी है वहां से आएगा कि यार वहां पर ये क्वेश्चन था, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी फ्रेम हो सकता है, ये डायग्राम मैंने पहले देखा था तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से क्या होगा, काम करना स्टार्ट होगा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो। और ये एक दिन में नहीं होगा, जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनको, उन सब के लिए एप्लीकेबल,
जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप इसे करके देखेंगे तो रिजल्ट पहले से बेहतर आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट थिंग आपको करनी है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, अब उसके बाद में एनसीईआरटी तो जो पढ़ने का जो बेस्ट मेथड है उसको अपन डिस्कस करते हैं। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या कोई सी भी एनसीईआरटी, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन अपन नीट के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों सब्जेक्ट का ही मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ। एनसीईआरटी कैसी कौन कौन सी जगह है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटे छोटी बातें जो आप शायद इग्नोर कर रहे हो अब तक लेकिन अब इसके बाद नहीं करोगे, यहां मैं बायो की एनसीईआरटी के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर। क्लियर है? तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास एनसीईआरटी होना जरूरी है। एनसीईआरटी के दो फॉर्मेट है, एक तो पेपर मोड में आपको मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा आपको पीडीएफ मोड में मिल जाएगा। तो ये पेपर वाला मोड जो है वो तो सबके पास होता है, लेकिन आपको मोबाइल में, अपने फोन में पीडीएफ फॉर्मेट भी रखना जरूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आपको कहीं जाना है 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, या हो सकता है आप स्कूल से घर, घर से कोचिंग का टाइम आपका 15-20 मिनट का है, या फ्री आप बैठे हैं खाना खाने के बाद वॉक पे चले गए, तो उस टाइम पे ये जो पीडीएफ वाला फॉर्मेट है ये काफी महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक जो आपने दिन में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, उसको रिवाइज करना, झट से आप घूमते फिरते उसको रिवाइज कर लें, है ना? तो ये फॉर्मेट जो दूसरा पीडीएफ फॉर्मेट वो आपके पास होना ही चाहिए, तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा ncert.nic.in की वेबसाइट पे। ये जो बात कर रहे हैं दूसरा जो बुक है आपकी वो तो आपको रखनी ही है। अब उस बुक में आपको क्या करना है, उस बुक में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, पेन आपको नहीं रखना है, पेन यूज में लेना ही नहीं एनसीईआरटी की बुक में। आपको रखना है हाइलाइटर और पेंसिल, ठीक है। हाइलाइटर से जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से या जिनको याद रखने में आपको प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको आप हाईलाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो डेफिनेशन दे रही है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, जो डार्क लिखा है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, जो डायग्राम है उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं, नहीं। हाइलाइटर का यही रोल है, जिन टर्म्स में, जिन स्टेटमेंट्स में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है उनको आप हाईलाइट कीजिए, जिससे रिवीजन के टाइम आपको पता रहे कि हाँ इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे मैं ज्यादा टाइम दूं, अच्छे से रिवाइज इसको मैं करूं। पेंसिल से आपको इसके साइड में जो भी बुक है उसके साइड में आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर खुद के नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको पेपर भी आप पेस्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी के, कि दो पेपर का एक ही पेपर पर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया, और डायग्राम जो है वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें केवल शॉर्ट नोट्स से रखेंगे लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए, तो डायग्राम एनसीईआरटी से ही आपको क्लियर करना है। तो ये दूसरा काम आपको करना है जो भी सब्जेक्ट है उसमें। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में जैसे बायो की एनसीईआरटी है तो साइंटिस्ट की भरमार है, यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। तो या तो इन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, इनको एक जगह पर आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, नहीं तो फिर जगह जगह आप हर एक चैप्टर में मिलेंगे, क्योंकि जो भी यूनिट स्टार्ट हो रही है वहां पर साइंटिस्ट आपको बता रखी है, उनकी डिस्कवरीज बता रखी है, ईयर ऑफ डिस्कवरीज वहां पर आपको मेंशन कर रखा। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से हर दूसरे साल में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि 90 क्वेश्चंस नीट में अगर पूछे जाते हैं तो एक आध क्वेश्चन तो मिलना तय है यहाँ से, ठीक है। तो इन साइंटिस्ट को आपको बहुत अच्छे से देखना है, जैसे चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे, जो यूनिट स्टार्ट हो रही है उसके स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। ये यहाँ पर जीएन रामचंद्रन जो है, इनका मैंने एग्जांपल लिया है सिंपल सा, तो जो सेल वाली यूनिट है उसमें मिल जाएंगे। तो इन साइंटिस्टों को एक साथ आपको कर लेना है। उसके बाद में जो भी अलग से कंटेंट आपको मिल रहा है, अलग से का मतलब क्या, एनसीईआरटी की थ्योरी ही है, लेकिन अलग से का मतलब क्या, ये जैसे टेबल दे दी इन्होंने, फर्स्ट चैप्टर की ही टेबल है, डायग्राम आपको दे देंगे, तो जो टेबल है वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये शॉर्ट में है, समरी आपको दे रखी, काफी हेल्प इसमें मिलेगी। लेकिन जिस टेबल को पढ़ते टाइम में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस फ्रेम करते हुए चलना है। यहाँ से आपको क्या करना है, अपने ही माइंड में ही क्वेश्चंस आपको बना के रखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने 4 जगह से इनको हटाया है, अब मैं लिख देता हूं ए बी सी डी, सीधा सा क्वेश्चन आएगा, ए बी सी डी को रिकॉग्नाइज कीजिए आप। अब ए बी सी डी यहाँ पर आपने खुद से क्वेश्चन, अब इस टेबल से क्या हो, मैं यहाँ पर 100 ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो टेबल अच्छे से आपको लर्न करनी है या आपको अच्छे से याद रहे, उसके लिए आप खुद से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। वो तो बाद की बात है कि बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी करनी है, टेस्ट वगैरह देना, लेकिन पहले आप खुद पे काम कीजिएगा।
तो टेबल जितनी भी दे रखी है उनको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, याद रखना है। उसके बाद में समरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समरी, सारांश जिसे अपन कहते हैं। समरी का रोल क्यों है, ये पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया, अब इसमें एक पेज की जो समरी उससे क्या होगा अपना काम, माफ कीजिएगा। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पर। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो 12th क्लास की एनसीईआरटी उसकी समरी है, उसमें एक डेफिनेशन लिखी है इनफर्टिलिटी की, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ये आपको उसमें भी मिलेगी, जो थ्योरी दे रखी है उसमें भी आपको डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन वहां पर ये जो ईयर्स लिखे हैं वो नहीं मिलेंगे। क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे हर एक चैप्टर में मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, तीनों में आपको मिल जाएगा कि समरी में कुछ स्पेसिफिक पार्ट दे रखा जो आपको हो सकता है थ्योरी में ना दिया, वो टॉपिक मिलेगा, लेकिन एक आध स्टेटमेंट एक्स्ट्रा आपको समरी में मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो समरी को भी बहुत अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। क्लियर है। अब उसके बाद में आते हैं डायग्राम्स। डायग्राम्स देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स देखते हैं, डायग्राम पढ़ते भी, लेकिन डायग्राम जो फिगर दे रखे हैं उनके नीचे के जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे के स्टेटमेंट जो लिखे उसमें भी आपको नई बातें मिलेगी, नए टर्म मिलेगी जो थ्योरी में नहीं मिलेंगे। जैसे यहां पर लिखा है ये डी वाले डायग्राम के बारे में कि ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक डायग्राम है, फिगर है। तो ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल लिखा है, अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल होते हैं, 3-4 टाइप के, अभी वो अपना टॉपिक नहीं है। एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, वैसे यहां पर सिंपल था कि इसके जो एंड वगैरह होते हैं, ये जो पार्ट लिखे हैं उनकी जो अरेंजमेंट होता है इसके बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन करता है, अभी नहीं बता रहा मैं। ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है ये आपको थ्योरी में कहीं पर भी टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन पूछ दिया तो स्टूडेंट सोचता है कि एनसीईआरटी से बाहर है। अरे भाई टाइप ओव्यूल है, ये 3-4 टाइप्स के जो ओव्यूल होते हैं उसका ही एक टाइप है। अब ये आपको थ्योरी में नहीं मिला तो इसे आप क्लास टीचर से डिस्कस कीजिए, कोचिंग के जो टीचर उनसे डिस्कस कीजिए, स्कूल के टीचर से डिस्कस कीजिए, तो काम आसान होगा। तो जितने भी आपको डायग्राम्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में, चाहे तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, उनको बहुत अच्छे से आपको देखने की जरूरत है। जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं वो आपको देखने की जरूरत है। एक डायग्राम और मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब उसके बाद में सबसे लास्ट, जो अपन ने लास्ट टू फर्स्ट स्टार्ट किया था, फर्स्ट टू लास्ट वापस अपन आ चुके हैं। जो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने, जैसे यहाँ क्वेश्चंस हैं आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो ये एज इट इज बहुत बार ऐसा हुआ एज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में। तो जैसे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये बायो के क्वेश्चन है। जैसे न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, तो ये एज इट इज पूछे जा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेम ऐसा ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता है कि बीच के जो एग्जांपल्स है, 16 एग्जांपल है, वो भी पूछे गए हैं, और जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी एज इट इज पूछे गए हैं। प्रूफ आपको मिल जाएंगे, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस देखिएगा उसमें मिल जाएगा, क्योंकि यहां तो बताना पॉसिबल नहीं है एक एक क्वेश्चन को। 100% में श्योर मिल जाएंगे एज इट इज, जिसमें डेटा भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चन है उनको आपको छोड़ना नहीं है। बीच में एनसीईआरटी के बीच में जो 16 एग्जाम्पल है उनको आपको नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी के बीच के जो क्वेश्चन है उनको भी आपको नहीं छोड़ना है। मतलब छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस तरीका आपका ये अलग अलग पार्ट में, अलग अलग सेक्शन में अपन इसे पढ़ रहे हैं। लास्ट टू फर्स्ट जैसा आपको बताऊं मैं, इसका टोटल मैं बताऊं इस वीडियो में, तो सबसे लास्ट टू फर्स्ट आपको चलना है। उसके बाद में टेबल का कंटेंट, उसके बाद में आपका डायग्राम, उसके नीचे जो भी लिखा सब कुछ, समरी और एक्सरसाइज। ये सारा काम अगर आप कर लेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे पहले के टेस्ट में और आने वाले जो सेशंस, आने वाले जो टेस्ट होंगे उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, जो मार्क्स आपके बूस्ट होंगे, रिजल्ट परसेंटेज में जो आ रहा है वो काफी इंक्रीज वहां पर हो जाएगा, 100% में श्योर। इस आप मेथड को अप्लाई करके देखिएगा। अगर नहीं आपके काम में आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वैसे तो आएगा ही, ठीक है। 100% बोल दिया उसके बाद में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसे आप अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।